जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। इसके पहले भी मैंने आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी तक हम लोगों ने कल की क्लास में जाना था। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में मैंने इसका बताया था कि इसको कई सारे नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से? फिजिकल मेमोरी, डिस्प्ले मेमोरी, मेन मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी, इतने नाम से जाना जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को। लेकिन इसी की कैटेगरी में आता है क्या? डायनेमिक रैम, डी रैम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। और ये डायनेमिक रैम ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और इसमें लिखा भी है कि डायनेमिक रैम एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है और यह स्लोअर और डायनेमिक नेचर का होता है। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही स्लो मोशन में काम करता है डायनेमिक रैम, जिसको शॉर्ट में डी रैम के नाम से बोलते हैं। और इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम। और इसका नेचर कैसा होता है? स्टैटिक होता है। इसका नेचर स्टैटिक होता है, मतलब ये स्टैटिक कैटेगरी का होता है। स्टैटिक का मतलब ये समझिए कि इसका जो वर्किंग का जो कैपेसिटी होता है बिल्कुल स्लो मोशन में होता है। और यह बहुत सस्ती मेमोरी होती है, क्योंकि अगर काम करने की कैपेसिटी अच्छा नहीं है तो क्या इसका दाम महंगा होगा? इसका दाम भी क्या होता है? सस्ता होता है। और कह रहा है यहाँ पे कि इस रैम में प्रोसेसिंग क्या होती है? स्लो होती है। और कह रहा है कि इस रैम में पावर भी ज्यादा कंज्यूम होती है और यह सस्ती मेमोरी होती है। देखिए, काम भी बहुत कम करता है। मेमोरी ये ऐसा मेमोरी होता है जिसका रेट भी कम होता है और प्लस इस पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और प्लस यह सस्ती मेमोरी होता है। और डी रैम एक साधारण रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में रैम मेमोरी के रूप में किया जाता है। और यह चार्ज के रूप में डेटा और सूचनाओं को स्टोर करता है। एक प्रकार का मात्रक है। जैसे डी रैम आपका स्टोर करेगा डेटा चार्ज के रूप में और यस रैम डेटा स्टोर करेगा वोल्टेज के रूप में। ये सब एक प्रकार की मात्रक। और यहाँ पे लिखा है कि इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है। समझ में आ रहा है ना? ये किसकी बात हो रही है? डी रैम की बात हो रही है, डायनेमिक रैम। और किस प्रकार का रैम है ये? तो प्राइमरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाला रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और ये बहुत स्लो मोशन में काम करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है। और रिफ्रेश का अर्थ होता है कि मेमोरी चिप को विद्युत आवेशित करना। और यह आप ये कर सकते हैं कि लगभग 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होता है। समझ में आ रहा है ना? 1 सेकंड में समझिए कि हजारों बार रिफ्रेश होता है। ये ऐसा मेमोरी है। अब देखिए, ये जितने बार रिफ्रेश होगा उतने बार ये पहले के कंटेंट्स को मिटा करके क्या करता है? वापस लाता है। जैसे जो पहले का डेटा होगा उसको ये मिटा करके क्या करेगा? पुनः रिटर्न लाएगा, पुनः वापस लाएगा। और कह रहा है कि इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति क्या होती है? स्लो होती है। और कह रहा है कि क्योंकि जब यह रिफ्रेश हो रहा होता है तो सीपीयू ना तो किसी डेटा को पढ़ पाता है और ना ही किसी डेटा को लिख पाता। समझ में आ रहा है ना? तो ये डायनेमिक की बात हो रही है, जिसको हम शॉर्ट में डी रैम अभी बताया। यानी कि डायनेमिक रैम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यह बहुत ही स्लो नेचर का होता है और इस रैम में पावर ज्यादा कंज्यूम होता है। और यह चार्ज के रूप में डेटा और सूचनाओं को स्टोर करता है। और यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। और इसके बार बार रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है। और बार बार जब रिफ्रेश होता है तो इस केस में जो हमारा सीपीयू होता है ना तो किसी डेटा को रीड कर पाता है ना तो किसी डेटा को राइट कर पाता है। अब चलिए, अब हम बात करें सबसे पहले स्टैटिक रैम के बारे में। तो स्टैटिक इससे क्या होगा? डिफरेंट होगा, जिसको शॉर्ट में हम यस रैम के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? डायनेमिक रैम को शॉर्ट में डी रैम के नाम से बोला जाता है और स्टैटिक रैम को शॉर्ट में यस रैम के नाम से बोला जाता है। और यस रैम में कह रहा है कि डेटा बिट्स के रूप में सेव होता है और यह एक फास्ट मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? फास्ट मेमोरी है। और इसका नेचर भी स्टैटिक होता है। अभी मैंने आपको डायनेमिक के बारे में पढ़ाया तो डायनेमिक रैम का नेचर डायनेमिक था, लेकिन इसका नेचर क्या होता है? स्टैटिक होता है। और यह डी रैम की अपेक्षा महंगा होता है। यह डी रैम की अपेक्षा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि एक फास्ट मेमोरी होती है। समझ में आ रहा है ना? और कह रहा है कि यह डी रैम की अपेक्षा कम पावर भी कंज्यूम करता है, यानी कि इसके लिए ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ये कम पावर भी कंज्यूम करता है। और कह रहा है कि यस रैम एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कह रहा है कि यस रैम
एक स्पेशल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। अब क्वेश्चन बनती है सर केस मेमोरी क्या होता है, तो अभी आगे की क्लास में आएगा, ये आगे की प्रेजेंटेशन में आएगा कि केस मेमोरी होता क्या है। और कह रहा है कि यह वोल्टेज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। अभी मैंने आपको चार्ज के रूप में किसको बताया, डी रैम को बताया है ना, लेकिन ये किस में डेटा स्टोर करता है, वोल्टेज के रूप में। और कह रहा है कि यह डी रैम की अपेक्षा बार बार रिफ्रेश नहीं होता है और इसी कारण इसकी गति अधिक होती है। इसमें सीपीयू को रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, किंतु यह बहुत महंगा होता है और इसीलिए इसका प्रयोग स्पेशल पर्पज के कंप्यूटरों में रैम के रूप में किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पढ़ाया है। तो स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर किस में आता है, स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर किस कंप्यूटर के ग्रुप के अंतर्गत आता है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर मैंने पढ़ाया है। मैंने बताया था कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का, कौन कौन सा, देखिए मुख्यतः कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। जिसमें स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में बात किया जाए तो स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर आते हैं किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज वाले में, यानी कि उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर और जनरल पर्पज के कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में इस रैम का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए, अभी मैंने आपको डी रैम के बारे में बताया और यस रैम के बारे में बताया। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो सबसे बेहतर रैम कौन सा होगा, स्टैटिक रैम। क्यों, देखिए अगर हम डिफरेंस बोले तो सबसे बेहतर आपका स्टैटिक रैम काम करता है, क्योंकि इसमें पावर कम कंज्यूम होता है, पावर कम कंज्यूम होता है। और डी रैम की अपेक्षाकृत ये बार बार क्या होता है, रिफ्रेश नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर ये भी मेमोरी आपका डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेश होता तो इस कारण इसकी गति स्लो हो जाती है, लेकिन ये बार बार रिफ्रेश नहीं होता, इसके कारण इसकी गति फास्ट होती है। और एक प्रकार का इसका नेचर भी स्टैटिक होता है, प्लस ये कम पावर कंज्यूम करता है और ये महंगा मेमोरी होता है। तो चूंकि महंगा मेमोरी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो डी रैम की अपेक्षा काफी अच्छी है। समझ में आ रहा है ना, ये सब एक प्रकार की हम पढ़ा रहे हैं आपको प्राइमरी मेमोरी। अभी तक तो हम केवल प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं ना, जिसको इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसी में अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रीड ओनली मेमोरी। अब हमारे पास मेमोरी आता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी को शॉर्ट में रोम के नाम से जाना जाता है। ROM, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें सबसे पहले रीड ओनली मेमोरी के बारे में, तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि ऐसा मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो चेंजिंग में क्या क्या आएगा ना, तो आप इसमें रखा हुआ डेटा डिलीट कर पाएंगे, ना तो इसमें आप कुछ एडिट कर पाएंगे। ये सारा परिवर्तन हम इसमें जो है रीड ओनली मेमोरी में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यह ऐसा मेमोरी है जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। करा कि यह रीड वाली मेमोरी है और जिसमें स्टोर डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। और रोम को बायोज चिप भी कहा जाता है, क्योंकि रोम में बायोज की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। और बायोज का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। करा कि जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट कहा जाता है। और इसके अलावा जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे मान के चलिए कि आप लैब में जाते हैं और आप सीपीयू में स्टार्ट बटन दबाते हैं, क्या तत्काल में आपका सीपीयू स्टार्ट हो जाता है? सीपीयू तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना होता है। काम तब करते हैं जब जीआईटी पासवर्ड डालते हैं।
यानी कि आपने सीपीयू बटन दबाया तो आपका सिस्टम चालू होने में मान के चलिए कि 1-1.5 मिनट लगभग लग जाता है। और जो टाइमिंग जो लग रहा है, जो एक प्रकार की जो प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर में हो रही है, उसी का नाम मैंने बताया है क्या, वही बूटिंग प्रोसेस हो रहा है। और देखिए बूटिंग मीन्स होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि कह रहा है कि बूटिंग मीन्स लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। यानी कि बूटिंग का मतलब होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी हमारा में ट्रांसफर होता है। अब चलिए, कह रहा है कि यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और वोलाटाइल किसको बोला गया था, वोलाटाइल किस मेमोरी को बोला गया था, रैम को। रैम को वोलाटाइल मेमोरी किस लिए बोला गया था, क्यों बोला गया था, क्यों हम उसको नॉन वोलाटाइल नहीं बोल सकते हैं। रैम को मैंने वोलाटाइल मेमोरी नाम दिया तो क्यों, रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है क्यों, रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है क्यों। मैंने कल चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था और आज भी चिल्ला चिल्ला के ही पढ़ा रहा हूं। देखिए, रैम को वोलाटाइल मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा आपका लॉस हो जाता है। मैंने कल बताया था, पावर जाने के बाद डेटा आपका लॉस हो जाता है। और इसको मैंने क्या नाम दिया, नॉन वोलाटाइल। तो दोनों में अंतर आप समझिए। अगर आपने जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलाटाइल नाम दिया तो आप ये समझ करके नाम दिया क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा आपका लॉस हो जाएगा। और रोम को अगर आपने नॉन वोलाटाइल नाम दिया तो नॉन वोलाटाइल आपने नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें जो डेटा है उसके डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको बस हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें ना तो एडिट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। इसीलिए रोम को नॉन वोलाटाइल के नाम से भी जाना जाता है। और कह रहा है कि रोम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। रोम को मात्र दो ही नाम से जाना जाता है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी और एक फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर रैम के बारे में बात किया जाए तो रैम में आप बता सकते हैं, रैम का पहला नाम मेन मेमोरी, रैम का दूसरा नाम टेम्पोररी मेमोरी, रैम का तीसरा नाम वोलाटाइल मेमोरी और रैम का चौथा नाम नॉन वोलाटाइल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी। और रैम का पांचवा नाम क्या होगा, डिस्प्ले मेमोरी। इतने नामों से हम केवल रैंडम एक्सेस मेमोरी को जानते हैं, जो एक प्राइमरी मेमोरी होता है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अभी मैंने आपको रोम के बारे में पढ़ाया कि रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आ जाइए यहाँ पे, गौसिया बैठवा लो, थोड़ा सा आ जाओ। तो देखिए, हाँ रैम का वर्क अलग है, रोम का वर्क अलग है। तो हार्ड डिस्क तो आपका सेकेंडरी मेमोरी इंटरनल नहीं रहता है, लेकिन उसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि परमानेंटली रूप में डेटा स्टोर करता है। अब चलिए, यहाँ पे रोम में कितने प्रकार के रोम आते हैं, 3 प्रकार का रोम मैंने आपको पढ़ाया था। 3 प्रकार का रोम आता है, एक आता है पी रोम, एक आता है ईपी रोम और एक आता है ईईपी रोम। अगर पी रोम के बारे में बात करें तो पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम के बारे में बात करें तो ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब तीनों का 3 कंडीशन। अगर पी रोम के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको रोम के बारे में पढ़ाया है कि इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें ना तो कुछ एडिट कर सकते हैं, ना ही इसमें रखा हुआ डेटा हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब पी रोम की कैटेगरी आया तो उस केस में उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, थोड़ा चेंजिंग कर दिया। तो पी रोम एक प्रकार की ब्लैंक रोम होती है और इसमें पहले से कोई प्रोग्राम भर करके नहीं रखा गया होता है, लेकिन हम इसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन मात्र एक बार डाल सकते हैं। ये किसका रिक्वायरमेंट है, पी रोम की रिक्वायरमेंट है। अगर ई पी रोम के बारे में बात करें तो ई पी रोम का ये कंडीशन है कि अगर उसमें आपने पहले से कोई डेटा बना करके रखा हुआ है तो आप उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं और पुनः नया डेटा डाल सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते हैं। अगर हम ई पी रोम के बारे में बात करें तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने बार चाहिए आप पुराना डेटा डिलीट करिए और जितने बार चाहिए आप उतना नया डाटा उसमें डाल सकते हैं। ये ई पी रोम की कंडीशन जो आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें आपको बता भी रहा है यहाँ पे
यहाँ पे पी रोम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए ये पी रोम का आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, यही पी रोम का चिप है। और देखिए इसमें लिखा भी है कि रोम में इंस्टॉल डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, अगर रोम में कोई डेटा इंस्टॉल करके रखा गया है तो बस हमको केवल उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि उसके बाद डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा तो इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, और कह रहा है कि कुछ ऐसी रोम आने लगी जिसको हम बाद में रीप्रोग्राम कर सकते थे। और रीप्रोग्राम का मतलब ये होता है कि पहले से उसमें कोई प्रोग्राम भर करके नहीं रखा गया था, हम उसमें एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन मात्र एक ही बार ये प्रोसेस हो सकता था। और कह रहा है कि ऐसी रोम को पी रोम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। कितने बार? एक बार कर सकते हैं। यानी कि ये पी रोम की कंडीशन है कि अगर आपको पी रोम में अगर पहले से कोई प्रोग्राम भर के नहीं रखा गया है तो आप उसमें एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बार प्रोग्राम डाल सकते हैं, बार बार नहीं डाल सकते। अब चलिए, अब हम बात करें सबसे पहले ई पी रोम के बारे में। तो इसके बाद से हमारे पास ई पी रोम आया, ई पी रोम आया हमारे पास, और इसका पूरा नाम मिला इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी। इरेजेबल का मतलब होता है मिटाना, इरेजेबल का मतलब क्या होता है? मिटाना, इरेज करना। तो जैसे इसमें लिखा भी है कि कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर और उसमें एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे, और पी रोम में हम किसी ब्लैंक प्रोग्राम को राइट करते थे। दोनों में अंतर समझिएगा आप लोग। जैसे ये कंफ्यूजन बार बार रहता है कि पी रोम क्या होता है, ई पी रोम क्या होता है, ई पी रोम क्या होता है। तो पी रोम एक प्रकार की ब्लैंक रोम होती है जिसमें हम एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करें अगर हम ई पी रोम के बारे में, तो इसमें पुराने प्रोग्राम को डिलीट करके और नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन ये भी प्रोसेस मात्र एक ही बार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए प्रोग्राम राइट कर सकते थे, जबकि ई पी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले ई पी रोम के बारे में, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही बार प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। आपको जितने बार मर्जी करे उतने बार पुराने प्रोग्राम को डिलीट करिए और नए प्रोग्राम को आप इंस्टॉल करिए। देखिए इसमें लिखा है ना, यह एक ऐसी रोम है जिससे हम जितनी बार भी चाहें रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर जितनी बार चाहें उतने बार हम नए प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। और प्रोग्राम राइट करने की इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्निंग। यानी कि जैसे मान के चलिए अगर ये प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं फिर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस प्रोसेस का नाम बर्निंग दिया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज नहीं आ रहा? चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है केस मेमोरी। अभी केस मेमोरी का जिक्र किस मेमोरी में किया गया था? प्राइमरी। तो ये भी तो प्राइमरी है। केस मेमोरी का जिक्र किस मेमोरी में भी किया गया है? मैं बताया भी है कि आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिक मेमोरी में किया गया है। स्टैटिक मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो सेकंड पार्ट स्टैटिक मेमोरी है, उसी में मैंने बताया है केस मेमोरी के बारे में। चलिए केस मेमोरी के बारे में अगर समझा जाए तो केस मेमोरी होता क्या है, पहले आप ये समझिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। देखिए एक मान के चलिए कि आप एक डॉक्टर साहब, ध्यान से समझिएगा, एक डॉक्टर साहब हो गए, और आपने देखा होगा कि जब हम इलाज करवाने जाते हैं तो दो कंडीशन से होता है। जैसे मान के चलिए कि एक तो वो पेशेंट जो डॉक्टर साहब के पास में बैठा होता है, और एक ये वो पेशेंट जो इंतजार करता है कि वो बाहर निकले तब हम अंदर एंट्री करें। तो देखिए दो पेशेंट इंतजार में है, एक तो ये सेकंड पेशेंट आप मान लीजिए, और ये आपका फर्स्ट पेशेंट। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो डॉक्टर साहब के करीब में कौन बैठा बैठा है? पहला वाला बैठा है जो पेशेंट नंबर पहला। तो देखिए डॉक्टर साहब इजली तरीके से इससे आसानी तरीके से बात कर सकते हैं, मतलब इसकी क्या प्रॉब्लम है आसानी तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? जब ये निकलेगा तब तो इसका नंबर आएगा, तभी तक तो ये वेटिंग एरिया में इंतजार कर रहा है कि अब हमारी नंबर आए तो हम भी अपनी प्रॉब्लम लेकर के डॉक्टर साहब के पास जाए। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए जो डॉक्टर साहब होते हैं इसकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। पेशेंट नंबर पहली की बात हो रही है, और पेशेंट नंबर दूसरी की आवश्यकता तब आती है जब ये पेशेंट डॉक्टर साहब के केबिन से बाहर चला आता है, तब ये सेकंड पेशेंट कहता है कि ठीक है अब हम चल रहे हैं, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो होता क्या है देखिए,
अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसको आप मान लीजिए, तो डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस डॉक्टर को मान लीजिए कि एक प्रकार का ये आपका प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर है। ध्यान से समझिएगा, इसी के कंपैरिजन के बेस पे मैं इसको बता रहा हूँ। और जो पेशेंट नंबर 1 है, ये पेशेंट नंबर 1 आपका मान के चलिए कि केस मेमोरी। कौन सा मेमोरी? केस मेमोरी। और जो पेशेंट नंबर 2 है, इसको नाम दिया गया क्या नाम दिया गया? रैम नाम दिया गया। डॉक्टर साहब का मैंने नाम चेंज करके क्या रख दिया? प्रोसेसर। और पेशेंट 1 का नाम मैंने चेंज करके क्या रख दिया? केस मेमोरी। और सेकंड पेशेंट का नाम मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी रख दी। कितना समझ में आया? आप समझिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जब ये पढ़ लेंगे तब इसको समझ आएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा आपको। देखिए केस मेमोरी होता क्या है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी की क्या कंडीशन है, पहले इसमें समझिए। केस मेमोरी को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो देखिए इसमें लिखा है कि केस मेमोरी भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। और चूंकि प्रोसेसर की जब भी बात आवे, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का जिक्र किया जा रहा है। और इसमें लिखा है कि यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? केस मेमोरी। और कह रहा है कि यह प्रोसेसर में पहले से इनबिल्ट होती है, लगी होती है, और प्रोसेसर और रैम के बीच वर्क करता है, और यह विशेष रूप से प्रोसेसर का पार्ट होता है। और कह रहा है कि हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं, वो सबसे पहले केस मेमोरी से पास किया जाता है, और वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर के स्टोर होता है। और जब हम उस डेटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं, तो उसको खोजना नहीं पड़ता है। और केस मेमोरी सबसे फास्ट एक्सेस होता है, और केस मेमोरी रिसेंट में यूज हो रही डाटा का एड्रेस होल्ड रखती है, और इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जाता है। और कह रहा है कि क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डेटा केस मेमोरी में ही सर्च करता है, और यदि डेटा केस मेमोरी में नहीं मिलता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सर्च करता है, और इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर का पार्ट। अब देखिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे मान के चलिए कि आपको मैंने पढ़ा करके आपको लैब में छोड़ा, और आपने लैब में गया, और आप अपने डेटा कुछ बनाया, आपने उस डेटा को सेव कर दिया। कल की डेट में आते हैं तो ये जरूर खोजते हैं कि हमारा डेटा कहाँ पे है, खोजते हैं ना। तो उस केस में जो डेटा आपके पास लेके आने का काम करता है, वो है आपका केस मेमोरी। सबसे फास्ट डेटा आपके पास लेके आने का काम करता है। लेकिन इसमें दो ऑप्शन कहा जा रहा है कि अगर डेटा केस मेमोरी में सर्च करता है, और यदि डेटा केस मेमोरी में नहीं मिलता है, तो किसमें सर्च करता है? रैम में सर्च करता है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि डॉक्टर साहब का नाम मैंने क्या दिया था? प्रोसेसर। प्रोसेसर को डाटा चाहिए, तो ये प्रोसेसर सबसे पहले किससे मांगेगा? केस मेमोरी से मांगेगा। अब केस मेमोरी से क्यों मांगेगा? क्योंकि ये प्रोसेसर के बहुत करीब में है। समझ में आ रहा है ना? ये प्रोसेसर के बहुत करीब में है। अगर डेटा केस मेमोरी में प्रोसेसर को नहीं मिला, तो यही प्रोसेसर डिमांड करेगा किससे? रैंडम एक्सेस मेमोरी से। समझ में आया? यही मैंने एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया। यानी कि सबसे पहले प्रोसेसर डेटा मांगेगा केस मेमोरी से। अगर केस मेमोरी में मिल जाता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का कोई मतलब नहीं है। अगर केस मेमोरी में नहीं मिलता है, तो ये फिर डेटा मांगेगा किससे? रैंडम एक्सेस मेमोरी से। और ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है, जो आपका डेटा बहुत ही फास्ट तरीके से आपके पास लेके आने का काम करता है। अब चलिए, अब अगला मेमोरी आता है, वो है आपका, यहाँ पे केस मेमोरी को डायरेक्शन से समझाया गया। देखिए, जो मैंने अभी सटीक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे सीपीयू नाम दिया गया है, तो सीपीयू में ही तो प्रोसेसर पाया जाता है। तो ये डेटा मांगेगा किससे? केस मेमोरी से। अगर केस मेमोरी से डेटा मिल जाता है तो सही है, अगर केस मेमोरी से डेटा नहीं मिलेगा तो मांगेगा किससे? रैम से, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसका डिस्टेंस क्या है? ज्यादा मात्रा में। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हमारे पास अगला मेमोरी आता है, वर्चुअल मेमोरी। कौन सा मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी। और देखिए, वर्चुअल मेमोरी भी कौन सा मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। कौन सा मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी है। और देखिए, वर्चुअल मेमोरी के बारे में बता रहा है कि अगर देखा जाए, तो कह रहा है कि यह एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। अगर रियल कंडीशन में देखा जाए, तो वर्चुअल मेमोरी कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, लेकिन बिना इसका कोई काम भी संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिखा है कि यह एक्चुअल मेमोरी कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, और कंप्यूटर में लगे एचडीडी का एक पार्ट है, और आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। और जब सिस्टम पर वर्किंग होती है, तो कभी कभी रैम का स्पेस कम हो जाता है। और कह रहा है कि तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है,
और ऐसे केस में इस ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट रैम के साथ उपलब्ध कर देता है, जिसे वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपके सिस्टम पे प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस कम हो जाता है। तो इस केस में हमारा डेटा लॉस ना हो, इसी डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए वर्चुअल मेमोरी आपका हेल्प करता है। और वर्चुअल मेमोरी कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है, ये एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क का एक पार्ट है और रिजर्व होता है किसके लिए? रैम के लिए। और कब काम करता है? तो जब आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी का स्पेस फुल हो जाता है, भर जाता है, उस केस में आपका ये वर्चुअल मेमोरी काम करता है। और देखिए इसके बारे में बताया भी है, और ये रैम से बिल्कुल क्या होता है? स्लो भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए इसमें लिखा है पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क रिजर्व एज रैम। एक प्रकार का पार्ट होता है किसका? हार्ड डिस्क का। और रिजर्व होता है किसके लिए? रैम के लिए। और फिर लिखा हुआ है कि व्हेन रैम मॉड्यूल्स बिकम फुल द सीपीयू एक्सेस द हार्ड डिस्क टू स्टोर एंड रीटाइप डाटा। यानी कि कह रहा है कि जब रैम का स्थान क्या हो जाता है? भर जाता है, फुल हो जाता है, तो इस केस में डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए वर्चुअल मेमोरी आपका हेल्प करता है। और कह रहा है कि स्लोअर देन रैम, और ये रैम से क्या होता है? स्लो भी हो। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए अब हमारे पास जो अगला मेमोरी आता है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज कुछ प्रैक्टिकल हम लोग जान लेते हैं, ठीक है।